नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है एडिटोरियल बोर्ड। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। किसी भी मोर्चे पर कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे भरोसा पैदा हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठप है, रुपए की कमजोरी रोके नहीं रुक रही, करंट अकाउंट का घाटा और फिस्कल डेफिसिट खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे ही वक्त में लोगों की नजर होती है अपनी लीडरशिप पर, लेकिन आज उसका भी भारी अभाव दिख रहा है। आर्थिक संकट के साथ साथ लीडरशिप क्राइसिस का ये जो दौर है, ये क्या इसलिए तो नहीं है कि इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा ही इसीलिए हुई क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस ज्यादा बड़ी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडिटोरियल बोर्ड में शामिल हो रहे हैं CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान और फर्स्ट पोस्ट के एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर। आप सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। बातचीत शुरू करें उसके पहले एक चर्चा हम लोग ये करेंगे कि रतन टाटा ने क्या कहा जब वो ये लीडरशिप पर बात कर रहे थे हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई के साथ। उनका कहना है कि गवर्नेंस की और लीडरशिप की डेफिसिट सबसे बड़ी समस्या है। सुनिए। But something has happened that has diffused this leadership. The same persons, but it diffused this leadership. I know there are multitude of problems, but we don't have the leadership we've been talking about that is leading from the front. और जब लीडरशिप अंधेरे में हाथ पैर मार रही हो और ऐसे में फोकस वित्त मंत्री पर हो, तो वो बहुत सारे उपाय करने के बाद, मार्केट पर अपनी राय देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद वो कहते हैं कि आप लोग धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए। Two challenges, the fiscal deficit and the current account deficit, have indeed to be faced. We will go through some pain, but at the end of the day, I'm sure we will be able to emerge stronger. जी शिरीन, पहला सवाल आपसे यही है कि हम लोग ये दो मुद्दों को जोड़ना चाह रहे हैं कि बहुत ही गहरी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई है और लीडरशिप जिस पर हमको उम्मीद थी कि लास्ट मोमेंट में कुछ कर लेंगे, कहते हैं ना क्राइसिस में हमारी सरकारें काम करने लग जाती हैं। चिदम्बरम साहब अब फिर से कह रहे हैं आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे भरोसा किया जाए? जी, भरोसा करने की उम्मीद तो है, लेकिन अगर हम बात करें लीडरशिप की और लीडरशिप डेफिसिट की, तो लीडरशिप डेफिसिट की बात तो पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अगर आप लीडरशिप दिखाते, अगर आप डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग देते, तो आपको आज नौबत नहीं आती कि कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट बिठानी पड़ती स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो अगर ये सब आपने पहले कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर आज की हम लीडरशिप की बात करें तो वित्त मंत्री एटलीस्ट कोई डिसीजंस ले रहे हैं, एटलीस्ट दिख रहा है कि कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं। उन्होंने कल अपना एक 10 पॉइंट रिवाइवल एजेंडा प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। कुछ नया खास तौर पर है नहीं कि PSU जो कैश रिस्क PSUs हैं वो कैपेक्स प्लान अपना जारी करेंगे, कैश रिस्क PSU से हम डिविडेंड ले लेंगे। कैड और फिस्कल डेफिसिट पर उन्होंने खास तौर पर कहा है कि रेड लाइन है, हम उन्हें ब्रीच किसी भी तौर पर नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी काफी हद तक अब और गंभीर लग रहा है। सीरिया अभी हमारे सामने आ चुका है, क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ते जा रहे हैं, 117 पर आज ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। तो इस सब के मद्देनजर रखते हुए जो हमें करना चाहिए था, वो हमें साल, 2 साल, 3 साल पहले करना चाहिए था। उसका हम जो पेन और सफरिंग है वो आज भुगत रहे हैं। लेकिन आज अगर आप कहें देयर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, तो अब डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। टू लिटिल टू लेट। धीरज नैयर, आपका कमेंट चाहूंगा। शिरीन ने बताया कि कल इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम रखा, एक अपना एजेंडा बताया। मुझे इसी से एतराज है, ये तो मुझे फाइनेंस और इकोनॉमी समझ में नहीं आती। ऐसे पॉइंट्स तो मैं बना करके दे सकता हूं, एनालिसिस तो ये लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल जाने चाहिए, रेड लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। इस क्राइसिस में जब इकोनॉमिक इमरजेंसी की क्राइसिस पैदा हो रही है और देश का वित्त मंत्री अगर हमको ऐसे फॉर्मूले दे रहा है जो कि एक इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट स्टूडेंट भी लिख सकता है खुद, आपको लगता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी क्राइसिस है और पब्लिक के साथ रिजोनेट भी नहीं कर रहे हैं ये लोग इस वक्त? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं नहीं मानता कि ये सरकार इंडिसाइसिव या बिना लीडरशिप के रही है। जहां डिसीजंस करने थे उनको, जहां चाहते थे वो किए उन्होंने। मनरेगा किया 40,000 करोड़ प्रति साल, लोन वेवर किया 72,000 करोड़ का, अब फूड सिक्योरिटी बिल भी किया, चाहे पार्लियामेंट नहीं चल रहा था बीच में, लेकिन फिर भी किया। तो जहां चाह रहे थे, जहां चाहते हैं, जहां सोनिया गांधी जी चाहती हैं, वहां पे पॉलिसी मेजर्स हुए हैं। लेकिन जहां पे होने चाहिए हैं वो तो हो नहीं रहे हैं। तो जितना चाहें बोले फाइनेंस मिनिस्टर साहब के प्रोजेक्ट्स क्लियर कर रहे हैं अब और अपना 10 पॉइंट प्लान बनाया है, लेकिन ये तो 3-4 साल से कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, पिछले वित्त मंत्री भी कहते थे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि
इसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, क्योंकि जो करना चाह रहे हैं, जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो तो करे जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे सॉल्व करेंगे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी कोई आसार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि रिफॉर्म हो, वित्त मंत्री पार्लियामेंट में बोले जाएं, लेकिन रिफॉर्म हो ये तो मेरे को लग नहीं रहा है, पॉलिटिकल बैकिंग है नहीं इसकी। एक बात मैं करना चाहूंगी संजय कि अगर हम एक जो अच्छी चीज इन्होंने की थी वो है डीजल डीरेगुलेशन, चाहे पार्शियली डीजल डीरेगुलेशन किया होगा, लेकिन वो एक डिसीजन था जो सबने सोचा था कि नहीं करेंगे, पॉलिटिकली अनवायबल है, पॉलिटिकली हॉट पोटैटो है, नहीं जाएंगे, डीजल डीरेगुलेशन नहीं करेंगे, उन्होंने किया है। और अभी हमारे सूत्रों के आधार पर जो हमें पता चल रहा है कि एक वन टाइम हाइक होगी, चाहे वो 5 रुपए की हो, 6 रुपए की हो। करंटली डीजल अंडर रिकवरी 10 रुपए प्रति लीटर की है, लेकिन वो करेंगे और उनके पास और कोई उपाय नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एटलीस्ट एक इस मामले पर जहां पे एक पॉलिटिकली सेंसिटिव रिफॉर्म की बात करें तो उन्होंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट और जो डीजल पार्शियल डीजल डीरेगुलेशन है उस पर काम जैसा आपने कहा शिरीन कि ये इतना टू लिटिल टू लेट है कि इतने बड़ी क्राइसिस में अभी एक अच्छा काम करके, प्रोग्रेसिव काम करके भी उसका कोई इनको बहुत फायदा मिले ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जैसा आपने बताया कि क्रूड की जो हालत हो गई है उसके बाद ये बढ़ा भी देंगे तो उसका कितना फायदा होगा? जी एब्सोल्युटली, फायदा तो अब फायदा नहीं होगा, नुकसान कम करने की कोशिश में है अभी, क्योंकि 10 रुपए प्रति लीटर आप अंडर रिकवरी झेल रहे हैं और वो अब बढ़ी जाएगी, तो आपका जो नुकसान है, आपका घाटा जो है उसको आप कम करेंगे, तो आप इंप्रूवमेंट की बात तो बाद में ही आएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा डीप है, मुझे लगता है कि ये मिनिमाइज करके भी इस रेड लाइन को जिसको क्रॉस करना नहीं चाहते, शायद क्रॉस करने की नौबत आ सकती है। बहरहाल राजदीप सरदेसाई, आपने इस चर्चा को सुना, आपने अभी रतन टाटा से बात की और उसके बाद हमने उसी दिन ये बयान सुना चिदम्बरम साहब का, जब उन्होंने कहा कि कुछ फैसले ऐसे हुए जो 2009 से 11 के बीच में लिए गए थे जिसके लिए कोई और जिम्मेदार है। इशारा उनका ये था, लीडर का काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करना। हम कहते हैं कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी चलती है हमारे इस व्यवस्था में। आपसे समझना चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल लीडरशिप का, इतने संजीदा लोग हैं, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम, क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए, एक बात जो रतन टाटा ने उस इंटरव्यू में कही, उन्होंने कहा कि जो आज हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स है, जो इकोनॉमिक लीडर्स है, वही लीडर्स थे 91 में। तब अगर आप देखें, मनमोहन सिंह तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मोंटेक सिंह आलूवालिया भी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तब उस समय भी चिदम्बरम सरकार में थे। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप बदल गई है, लेकिन हालात बदल गए हैं एक तरह से, और उनमें जो क्षमता जो दिखाई दी थी कि हम रिस्क ले सकते हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। सोनिया गांधी कहां रिस्क लेती है? धीरज नैयर ने बड़ी अच्छी बात कही, जब फूड सिक्योरिटी बिल आता है जो उनको लगता है कि उनका प्रोजेक्ट है, तब वो रिस्क लेने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब दूसरे निर्णय आपको लेने पड़ते हैं, जो कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे शायद आपके जो सहयोगी हैं वो रूठ सकते हैं, तब आप तैयार नहीं होते। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और रतन टाटा ने यह बात भी कही कि जो हमारे जो नेता हैं वो अब अपने इंडिविजुअल एजेंडाज पर आगे बढ़ रहे हैं। कोलिशन सरकार में आप अगर इंडिविजुअल एजेंडाज पे मने तो सरकार कोई काम ही नहीं करेगी। तो प्रधानमंत्री कुछ चाहते हैं, सोनिया गांधी कुछ और चाहती है, चिदम्बरम जी शायद कुछ और चाहते हैं, और आप देखेंगे चिदम्बरम जी कम से कम एक नेता है जो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो खुद अर्थशास्त्री है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, और बाकी भी जो नेता है वो एक तरह से इतने सहमे हुए हैं कि वो तैयारी नहीं है, जिम्मेदारी छोड़िए, लेकिन लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों में जो पैनिक है उसको कैसे कम किया जाए। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं लीडरशिप की अभाव है। वही व्यक्ति 20 साल पहले उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी ऐसे ही सिचुएशन में, आज उसी क्राइसिस सिचुएशन में ये लीडरशिप के अभाव की वजह से, और क्योंकि ये लीडरशिप इतनी बिखरी हुई है, ये 10 जनपद एक तरफ और 7 रेस कोर्स रोड दूसरी तरफ, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री ने तो अपने हाथ ही एक तरह से ऊपर कर दिया और कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सोनिया गांधी ही संभालेगी कि चुनाव जीतना है। सोनिया गांधी फूड सिक्योरिटी हो या किसी भी पॉपुलिस्ट स्कीम लेकर चुनाव जीतना चाहेगी। आर्थिक स्थिति क्या होती है, इस पर जो प्रधानमंत्री की जो एक पकड़ होनी चाहिए वो कमजोर हो गई है। बिल्कुल। मैं एक चीज कह सकता हूं यहाँ पे? जी हाँ धीरज बोलिए। राजदीप ने बोला कि लीडरशिप वही थी, आर्थिक
लेवल पे जो है 91 में जो थी, एक फर्क है, उस टाइम ये ड्रीम टीम मानी जाती थी, अब तो खैर भयानक सपने की तरह लग रही है। लेकिन फर्क ये है कि वो नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर और वो थे पॉलिटिकल बैकिंग देने के लिए रिफॉर्म प्रोसेस को। अब मनमोहन सिंह जी हैं प्रधानमंत्री, लेकिन वो उस तरह का पॉलिटिकल बैकिंग दे नहीं सकते। जैसे राजीव ने बोला, वो तो बोलते ही नहीं है कुछ, तो पॉलिटिकल बैकिंग तो दूर है, वो पब्लिक ओपिनियन के पास भी नहीं जा रहे हैं। तो ये खास फर्क है लीडरशिप में। चाहे वो टेक्नोक्रेट सेम है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो 91 में थी वो अब नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर एक जगह फिक्स किया जाए तो कहां किया जाए। छोटा सा ब्रेक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं एडिटोरियल बोर्ड और हम चर्चा कर रहे हैं नेटवर्क 18 के हमारे 3 संपादकों के साथ, राजदीप सरदेसाई, शिरीन भान और धीरज नैयर। राजदीप, आपने धीरज की बात सुनी। मेरा सवाल आपसे यह है कि यूपीए के ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो सोनिया गांधी के बिल्कुल सिग्नेचर प्रोग्राम है, क्या अब इसमें कोई बहस बची हुई है कि इंटाइटलमेंट की ये पॉलिटिक्स चला करके देश की इकोनॉमी को तहस नहस करने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही किया है? और हम लोग इस बात में बार बार पब्लिक डिस्कशन में जब आते हैं तो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चिदम्बरम की जिम्मेदारी है, ये मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी है? हम सब लोग एग्री कर रहे हैं कि अगर कहीं पर इस बक को स्टॉप होना है तो वो एक ही जगह है और वो है श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है वो एक तरह से मनमोहन सिंह और चिदम्बरम जी से अलग है। सोनिया गांधी वाकई समझती है, वाकई उनको लगता है कि जब तक आप जो ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तब तक आप ना चुनाव जीतेंगे और ना ही एक तरह से अपनी जो इकोनॉमिक विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि अगर आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है तो उनको या तो आप एक तरह से एक फ्रीडम दीजिए, एक आज़ादी दीजिए कि वो कम से कम डिसीजंस ले। केवल फूड सिक्योरिटी बिल की वजह से इस इकोनॉमी को ये इकोनॉमी गिरी नहीं है केवल फूड सिक्योरिटी बिल की वजह से। ये इकोनॉमी की हालत हुई है क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो आपको लेने चाहिए थे, आपने उनको डिफर किया, उनको डिले किया क्योंकि आपने कहा कोलिशन प्रेशर्स। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया क्योंकि वहां भी आपकी जो सरकार थी वो बड़ी धीमी रही। सोनिया गांधी ने कहीं, मुझे नहीं लगता, मनमोहन सिंह को कहा कि आप ये इकोनॉमिक डिसीजन मत लीजिए। तो हाँ, सोनिया गांधी की जरूर एक तरह से जिम्मेदारी है जैसे मैंने कहा, लेकिन मनमोहन सिंह भी अपने जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, वो हर बात किसी दूसरे पर डालते हैं। 2G हो तो राजा पर डाल दिया, CWG हो सुरेश कलमाडी पर डाल दिया, कोल मिनिस्ट्री भी हो उन्होंने किसी और ब्यूरोक्रेट पर डाल दिया। उन्होंने किसी भी चीज पर खुद की जिम्मेदारी नहीं ली है और यही इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ है सोनिया गांधी जो अपना इकोनॉमिक फिलॉसफी कम से कम वो ओपनली कहती है कि मैं चाहती हूं कि एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स है। मनमोहन सिंह जो है वो सबसे कमजोर निकले हैं क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल के आगे किस तरह से इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है उस पर उन्होंने कोई भी कठोर निर्णय लेने से हट गए हैं। उन्होंने वो रिफॉर्म से हट गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुए हैं। वही वजह है कि इकोनॉमी की ये हालत हुई है। जी धीरज, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ फूड बिल की बात नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ाने के और साथ ही साथ सरकारी खर्चे बढ़ाने के वो सारे काम किए गए हैं और ग्रोथ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्या जो राजदीप का आर्गुमेंट है कि मनमोहन सिंह भी अपनी ड्यूटी निभाने में फ्लॉप हुए हैं, आप इससे सहमत हैं या इसका भी दोष पॉलिटिकल लीडरशिप पर ही डाला जाए? नहीं, अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं तो टेक्नोक्रेट बन के तो नहीं रह सकते, ब्यूरोक्रेट बन के तो नहीं रह सकते, उनकी भी राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो सिग्नल आते हैं पार्टी लीडरशिप से, जैसे सोनिया गांधी जी के ये पॉपुलिस्ट लेजिस्लेशन, लेकिन देखिए जैसे माइनिंग में अब वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम कोल क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी गए थे 2 साल हुए नियमगिरी में और वहाँ पे माइनिंग रुकवा दी थी, तो फिर उनके ही पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और उनके बाद जयंती नटराजन उस सिग्नल लिया और माइनिंग बंद की। तो ये सब राजनीतिक जो सिग्नल आते हैं गांधी से और आखिर में पॉलिटिकल लीडरशिप उनका ही है कांग्रेस में, वो उनका इफेक्ट मंत्रियों पर पड़ा है। जहां मनमोहन सिंह बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं कि वो अपने मंत्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाए हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टीरियल अथॉरिटी जो होनी चाहिए थी वो नहीं एक्सरसाइज कर पाए हैं। कम से कम किसी जगह में, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में या माइनिंग में वो बोल सकते थे कि ठीक है आपके ये खर्चे वाले प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन इनको ये माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके
प्रोजेक्ट जो खर्च वाले हैं वो हम फाइनेंस नहीं कर सकते जब तक ग्रोथ ना हो। तो उन्होंने अपने इन बातों में तो मान गए, खर्चे के बातों में तो मान गए, लेकिन अपनी ग्रोथ वाले एजेंडा बिल्कुल नहीं पुश किया। उनको वो भी पुश करना चाहिए था। बिल्कुल। इसमें शिरीन हमने एक बात सुनी थी जो कि खबरों के तौर पर कम थी, गॉसिप के तौर पर ज़्यादा थी, कि चिदम्बरम साहब ने सोनिया मैडम को ये भरोसा दिला दिया है कि मैं आपके वोट जीतने वाले 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मुझे जो मैक्रो इकोनॉमी को फिक्स करना है वो करने दीजिए और ये काम भी आपका हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा काम तो अचीव नहीं हुआ। सोनिया गांधी का काम अचीव हो गया कि 1.5-2 लाख करोड़ की जो भी हम बात कर रहे हैं फूड बिल पर चला जाएगा। आपको लगता है कि क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो FIIs के मन में डोमिनेट कर रहा है? क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर स्पॉट एक्सचेंजेस कैसे चल रहे हैं? और ऐसे सिग्नल पर हम भारत में कम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाहर का इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा चिंतित है और आने वाले दिनों में चिदम्बरम साहब के कोई भी उपाय इनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के काम नहीं आने वाले। फिलहाल अगर हम बात करें संजय जी, तो FIIs की नज़र भारत सरकार पे कम है और US फेडरल रिजर्व पे ज़्यादा है। तो US फेडरल रिजर्व अगर अपना स्टिमुलस प्रोग्राम वाइंड डाउन करेगा तो FIIs जो इमर्जिंग मार्केट्स है जैसे इंडिया है, अपना कैपिटल यहाँ से निकाल कर वापस डेवलप्ड मार्केट्स में जाएंगे जैसे कि US मार्केट में। तो फिलहाल FIIs का नज़रिया US फेड पे ज़्यादा है, भारत सरकार पे कम है। लेकिन अगर आप देखें कि वीकेंड को FIIs के साथ मीटिंग करी थी वित्त मंत्री ने, FIIs को और कोई मेजर्स नहीं चाहिए। FIIs चाहते हैं कि सर्टेनिटी हो। आप अगर हम ये कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट 4.8 होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट आप $70 बिलियन या कम करेंगे, तो आप हमें सर्टेनिटी दीजिए कि इन दो मुद्दों पर आप रेड लाइन जो है वो आपका जो कमिटमेंट है, जो प्रॉमिस है, वो ब्रीच नहीं होगा। उसके आगे पीछे FIIs का फिलहाल, और अगर आप देखें भी तो फैक्ट्स जो हैं, उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में FIIs में उस प्रकार की सेलिंग नहीं आई है। डेट में FIIs ने बेचा है, इक्विटीज में फिलहाल उस प्रकार की सेलिंग नहीं आई है। अब पता चलेगा जब सितंबर में अगर टेपरिंग जो होगी US फेडरल रिजर्व के स्टिमुलस प्रोग्राम की, तब कितना पैसा FIIs भारत से निकाल के लेके जाएंगे और वापस डेवलप्ड मार्केट्स में लगाएंगे, वो सवाल है। सवाल होगा इंटरेस्ट रेट्स पे। रघुराम राजन आ रहे हैं RBI गवर्नर की कुर्सी में, क्या कर पाएंगे रघुराम राजन? अभी तक आप कह रहे थे कि सुब्बाराव की गलती थी, सुब्बाराव ने ग्रोथ को कर्ब किया, सुब्बाराव ने इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए। रघुराम राजन के पास किस प्रकार का चैलेंज है? वो क्या कर पाएंगे? अभी इंटरेस्ट रेट्स को अगर उन्होंने नहीं बढ़ाया, स्टेटस को ही रखा, तो फिर ग्रोथ किस प्रकार से रीस्टार्ट हो पाएगी, उसका फिलहाल उपाय नजर आता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, आप भी बहुत ही गंभीर FII पे चीज जी। अभी धीरज हम आपके पास आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आपके पास आएंगे। एडिटोरियल बोर्ड में चर्चा इस बात पर कि ये जो गहरा आर्थिक संकट है, क्या ये नेतृत्व के संकट के कारण है? इसके पहले कि धीरज FII पे कुछ कहना चाहते थे, उनके पास में जाऊं, शिरीन आपका एक फाइनल कमेंट चाहिए मुझे, वो ये कि ये रुपए का भाव क्या हो नहीं हो, रुपए को मैनेज करने की ये कोशिश, ये चिदम्बरम साहब को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर आप जो मेजर्स ले रहे हैं उसके उल्टा ही हो रहा है करेंसी मार्केट में। और इस पर एक बात भी ये करनी चाहिए कि सिर्फ इंडियन रुपी पिटा नहीं है। अगर आप बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज भी देखें, आप इंडोनेशियन करेंसी देखें, बाकी करेंसीज पे भी सबसे ज्यादा पिटाई हमारी आज सबसे ज्यादा पिटाई हमारी हुई है। और जहां जहां पे भी करंट अकाउंट डेफिसिट, जिस देश में करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है, जहां जहां करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, उन करेंसीज को सिवियरली पनिश किया जा रहा है। और उसी बास्केट में इंडिया भी है। और हमारा जब तक करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो करेंसी पे जिस प्रकार का प्रेशर हम देख रहे हैं, वो प्रेशर बना रहेगा। और उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो प्रेशर कम हो, जब तक हम ये स्ट्रक्चरल इश्यूज सुधार नहीं पाएंगे और जब तक ये जो कमिटमेंट उन्होंने दी है, और जिस रेड लाइन की बात कर रहे हैं बार बार, उस पर खतरा है शायद पालन न कर पाए। अगर ऑयल प्राइसेस इसी प्रकार के रहे तो खतरा तो है, क्योंकि कितना बर्डन देंगे ONGC पर, ONGC कितना सब्सिडी बर्डन शेयरिंग कर लेगा, तो उसके चलते हुए खतरा तो है। धीरज, आप FII पे भी कुछ कहना चाहते थे और आप अपना फाइनल कमेंट अगर दे सकें कि इस गहरे संकट में आप आगे कोई उम्मीद की किरण देख रहे हैं या चुनाव तक सब भूल जाएं? ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ उम्मीद की किरण, लेकिन मैं जो FII पे बोल रहा था कि अभी जो रुपए का हाल बेहाल हुआ है वो ज़्यादा तक है क्योंकि FII बेच के जा रहे हैं। प्रॉब्लम एक विश्वास की भी है, सरकार पे विश्वास नहीं है इन्वेस्टर्स को। क्यों नहीं है? अगर आप चिदम्बरम जी बोल रहे हैं 4.8% फिस्कल डेफिसिट रेड लाइन है उनकी, लेकिन कैसे? उनका गणित 2+2 5 किस्म का है,
क्योंकि उनका 4.8% उस पर डिपेंड करता है कि ग्रोथ 6.4 हो इस साल की, 5% मुश्किल से होगी। उनका है कि तेल के दाम $70-80 पे रहे, अभी 116 पे पहुंचे हुए हैं। उनका है कि फूड सिक्योरिटी बिल 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा होगा, लोग कह रहे हैं 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा होगा। इस किस्म का गणित फॉरेन इन्वेस्टर्स को कन्विंस नहीं करने वाला है। तो अगर चिदम्बरम जी विश्वास चाहते हैं इस इकोनॉमी में, तो वो अपने फिस्कल डेफिसिट नंबर्स फिर से रिवाइज करके प्रेजेंट करें इस देश को, इन्वेस्टर्स को। अगर क्रेडिबल नंबर दे सकें तो उम्मीद है, अगर गुमराह करना चाहें इन्वेस्टर्स को और देश की जनता को, तब तो कोई उम्मीद नहीं देती मेरे को। बिल्कुल। राजदीप, आपके पास ये सवाल लेके आएंगे क्योंकि ऐसी पीड़ा और वेदना मैंने पहले कभी नहीं देखी जब लोग ये कहें कि यार ये चुनाव कल क्यों नहीं करा लेते। अब लोग ये कह रहे हैं, बाजार के हमारे बड़े बड़े विशेषज्ञ, कि एक ही चीज इस बाजार को, इस इकोनॉमी को थाम सकती है, वो है चुनाव के बारे में सर्टेनिटी। और ये सरकार इस देश का बड़ा भला करेगी कि चुनाव जल्दी से जल्दी करा ले, असेंबली के मध्य प्रदेश वाले राउंड वगैरह का भी इंतजार न करे, पहले करा ले। आपको लगता है कि सरकार अब जितने दिन भी रहेगी उसमें कुछ कर पाएगी, या इस उम्मीद को हम लोग पूरी तरह से त्याग दें? देखिए, ऐसा है संजय, जितने भी नेता होते हैं वो उम्मीद पर हमेशा जीते हैं। अभी भी सरकार में ये उम्मीद बनी हुई है कि कुछ ना कुछ कल एक नया सूरज आएगा, एक नई शुरुआत होगी। और अभी भी सरकार में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिरी घंटे तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मनमोहन सिंह खुद चाहते हैं कि कम से कम पूरे 5 साल वो बिताएं। तो आज जो एक बार एक बहस चली थी 1 महीने पहले कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे, शायद नवंबर दिसंबर में होंगे, अब आप भूल जाइए। चिदम्बरम जी ने खुद हमारे सूत्रों के द्वारा कहा गया है सोनिया गांधी को कि मुझे और 3 महीने दीजिए, 3 महीने में आप देखेंगे कि सुधार हो सकता है। लेकिन 3 महीने वो 3 महीने से कह रहे हैं। तो अब ये बात है कि ये सरकार कहीं नहीं जा रही, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति होती है, आपने देखा होगा केवल एक बार इंदिरा गांधी ने चुनाव जल्दी करवाए थे 1970 में। उसको छोड़ के जब भी कांग्रेस की सरकार हुई है वो आखिर तक सरकार में रहना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट जरूर चाहेगा कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं चाहती। एक बात मैं यहाँ पे कहना भी चाहूंगी कि मार्केट में ये भी अब काफी फेयर है कि ये सरकार जाएगी तो कौन सी सरकार आएगी, किस प्रकार की सरकार आएगी। अगर एक और भी ज्यादा फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा तो ये रीजनल पार्टीज के बलबूते पर जो नई सरकार आएगी वो किस प्रकार की इकोनॉमिक नीतियां अडॉप्ट करेगी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है शिरीन, लेकिन जितनी अर्थव्यवस्था खराब होती जाती है उतना एक तरह से ऑपोजिशन के पास एक मौका है। अब उनको एक मौका मिलेगा अगर इन्फ्लेशन खास करके डबल डिजिट रहे और अपोजिशन बिल्कुल कहीं ना कहीं समय जो उनके जो सीट 150-170 तक सीमित हो रहे थे, शायद ऑपोजिशन 200 पार कर सके अगर इसी तरह से सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहे। नहीं, बिल्कुल अभी समय की कमी है, वरना ये भी विषय बड़ा जरूरी है कि अपोजिशन लीडरशिप की क्वालिटी का क्या हाल है। इस पर एक एडिटोरियल बोर्ड अलग से बैठेगा। लेकिन चलने के पहले एक छोटी सी बात दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, जो मैं शुरू में बताना चाहता था, वो ये है कि दिल्ली से शिरीन भान का दिल इतना टूट गया है कि वो अब मुंबई शिफ्ट हो गई। नहीं, ऐसी ये सही बात नहीं है संजय जी, ये सही बात नहीं है, उतना भी दिल नहीं टूटा है। तो आप वापस जाने की दिल्ली उम्मीद मुंबई है। दोनों के साथ वफादार रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपका शुक्रिया राजदीप और धीरज, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।